हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू कॉन्कर एपीएससी एडीआरई चैनल। ये वीडियो पॉलिटी सीरीज़ का 4th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूँगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। देखिए पीपल, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर डाल दिए हैं। अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में उन वीडियो लेक्चर को कवर करिए। उसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे और मैंने उन लेक्चरों में टू द पॉइंट चीज़ें रखने की कोशिश की है और आपको मतलब लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। देखिए ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को देखिए और बहुत कुछ सीखिए और आपको एग्ज़ाम को कॉन्कर करिए। चलिए गाइस, तो आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, ये दो वर्ड्स का पहले मतलब जानते हैं हम। ठीक है, स्टेट्स का मतलब क्या है? स्टेट्स का मतलब है सेंटर के साथ जिसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर रहता है, सेंटर के साथ जिसकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आपने पढ़े होंगे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखा है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, स्टेट्स को पावर दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे है पावर। इन सब्जेक्ट में स्टेट्स अपने लॉ बनाएगा। ठीक है पीपल, और देखिए ये मैंने एक चीज़ पीछे आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब फेडरल तो है, थोड़ा सा कंप्लीट फेडरल नहीं है जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, फेडरल बना हुआ है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, स्टेट इमरजेंसी लगता है, और तब क्या हो जाता है, हमारी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इंडिया को कंप्लीट फेडरल नहीं कहा जाता है। ठीक है, और ये यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन टेरिटरी क्या है? डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनियन टेरिटरीज को। तो इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, इसीलिए बनाया गया है। जैसे आपकी दिल्ली को यूनियन टेरिटरी इसीलिए बनाया गया, वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसको मतलब अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है दिल्ली को। और आपकी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस हो सकता है, इस जगह का कल्चर बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, जैसे बॉर्डर एरिया हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट भी होता है तो भी यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। तो उस यूनियन टेरिटरी बना देते हैं तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली उस रीजन को रूल करती है। ठीक है, कोई एक एजेंट के थ्रू डायरेक्टली रूल करती है। तो इसका ये मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज का। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कौन सी पार्ट में मेंशन किया गया? पार्ट 1 में मेंशन किया गया। और आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल तक स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है? आर्टिकल 1 to 4। डिटेल हम नीचे देखेंगे, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है हमारी आर्टिकल नंबर 1 में। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, इंडिया ने प्रीफर करा यूनियन ऑफ स्टेट ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है? देखिए यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, इससे क्या है, स्टेट निकाल के आया। ठीक है, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है? देखिए फेडरेशन ऑफ स्टेट में ये बहुत सारे रीजन्स है या स्टेट्स है, ये मिलके जाके एक यूनियन बनाता है, उसको एक लार्जर यूनियन बनाता है, उसको कहा जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं था। जब ब्रिटिशर इंडिया से गए तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो इनके पास पावर दे के गए थे। ये उससे क्या हुआ, हमारी जो स्टेट्स है, करंट स्टेट्स है, जैसे आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब बना है। तो इसीलिए इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया।
ठीक है। देखिए इसका रीज़न और देख लेते हैं, इसका स्पेसिफिक रीज़न। इंडिया इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। मैंने जो कहा है, ये जो एग्रीमेंट नहीं है, बहुत सारे स्टेट का एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट करके आके एक यूनियन नहीं बना है, ये नहीं, ये इंडिया का नहीं। इंडिया में ऑलरेडी एक यूनियन था, उससे स्टेट निकाल के आया। और जो स्टेट्स है, इनको सीसीट करके जाने की कोई पावर नहीं है, मतलब छोड़ के जाने की कोई पावर नहीं है स्टेटों के पास, ठीक है भाई। ये छोड़ के जाने का कोई पावर नहीं है। इसीलिए देखो, इंडिया को क्या कहा जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहा जाता है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, देखिए जो इंडिया है, इंडिया का जो यूनियन है, यूनियन को कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट्स है, जैसे हमारी असम था, पहले हमारी जो असम था बहुत बड़ा था, ये असम से निकल के आपका नागालैंड बनाया गया, मेघालय बनाया गया, मिज़ोरम बनाया गया। तो स्टेट्स को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्टेट्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेट्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं, स्टेट्स का बाउंड्री रीनेम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारी यूनियन है, इसको नहीं कर सकते। लेकिन देखिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या, यूएसए में देखिए, यूएसए में क्या कहा जाता है, देखिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब यूएसए का जो यूनियन है, उसको तो हम आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और वो उसकी जो स्टेट्स है, उसको भी बाउंड्री और एरिया नेम ये सब ऑल्टर नहीं कर सकते। उसको परफेक्ट फेडरल स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया को तो आप स्टेट्स को ये कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं बाउंड्री को। ये हमारे आर्टिकल 4 कहता है, ठीक है। पीछे नीचे हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये दो टर्म है, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया एक स्मॉलर टर्म, मतलब टर्म है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया एक लार्जर टर्म है। देखिए क्यों, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में देखिए हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ और जो हम एक्वायर करेंगे, जो टेरिटरी हम एक्वायर करेंगे, जैसे हम हमारी जो अक्साई चीन ये सब जो एरिया है हमारी, उसको हम अगर एक्वायर कर लेते हैं तो ये भी टेरिटरी के अंदर आएगा। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ स्टेट्स आएंगे, ठीक है। इसीलिए ये टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर टर्म है, ठीक है। देखिए अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में तो पूरा एक यूनियन था और स्टेट्स तो अभी बना ही नहीं था, तो इसीलिए हम स्टेट्स को कैसे बनाएंगे, इस चीज़ के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया था। सबसे पहले जो कमीशन बैठाया गया, इसका नाम क्या है, धार कमीशन। देखिए डायरेक्ट पूछ लेता है, धार कमीशन रिलेटेड टू आप, तो आपको बताना पड़ेगा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कब बैठाया गया था। 1948 में बैठाया गया था। और इसने क्या कहा था, जो हमारी स्टेट्स है उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाना चाहिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम इजी बना सकते हैं, कन्वीनियंट बना सकते हैं, इसीलिए ये आपकी स्टेट्स बनाना चाहिए रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। जैसे आजकल देखिए मैक्सिमम, जैसे महाराष्ट्र मराठी के लिए बनाया गया, ऐसे आपकी ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया गया, ये सब बाद में आया। तो स्टार्टिंग में धार कमीशन ने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से, कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स बनाना चाहिए रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, ठीक है भाई। उसके बाद जेबीपी कमीशन, जेबीपी कमेटी 1948 में। जेबीपी कमेटी कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया, ये सब थे। और इन लोगों ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट करा, लैंग्वेज बेसिस होना चाहिए स्टेट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स आंध्रा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया गया आंध्रा बनाने के लिए। क्यों फोर्स कर दिया गया, देखिए पुट्टी श्रीमल्लू एक आंध्र प्रदेश का एक आदमी थे, उनने क्या करा, हंगर स्ट्राइक करते करते उनका डेथ हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उसके बाद ये गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया एक स्टेट्स लैंग्वेज बेस पे बनाने के लिए। उसके बाद फैज़ल अली कमेटी बैठाया गया 1953 में, और इन फैज़ल अली कमेटी ने क्या करा, एक्सेप्ट करा लैंग्वेज एज ए बेसिस स्टेट्स बनाने के लिए इनने एक्सेप्ट कर लिया। बट इनने क्या रिजेक्ट करा, वन लैंग्वेज वन स्टेट्स, एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट होगा, ये इन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मतलब स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इस कमीशन के बेसिस पे हुआ,
ठीक है। फिर 14 स्टेट्स बनाया गया और 14 स्टेट बनाया गया आपकी, और 6 यूनियन टेरेटरी बनाया गया। गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करा और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आया 1956 में, और क्या करा, 14 स्टेट्स बनाया और 6 यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। ठीक है भाई। उसके बाद जो सिक्किम था हमारी, देखिए सिक्किम स्टार्टिंग में एसोसिएट स्टेट्स था, कंप्लीट स्टेट्स नहीं था इंडिया का। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में इसको एसोसिएट स्टेट्स बना दिया गया। उसके बाद सिक्किम को देखिए, सिक्किम का जो पीपल है उन लोगों ने डिमांड करने लगे हमें फुल फ्लेज इंडिया का ये चाहिए, इंडिया का स्टेट बनाना चाहिए फिर सिक्किम को। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम को फुल फ्लेज आपको ये बना दिया गया, स्टेट्स बना दिया गया इंडिया का। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट का क्या पावर है रिलेटेड टू यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी के लिए देखिए पार्लियामेंट तो कुछ भी लॉ बना सकता है। 7 शेड्यूल में जो लिस्ट दे रखा है स्टेट्स लिस्ट के अंदर जितना है सब में लॉ बना सकता है यूनियन टेरेटरी के रिलेटेड। ठीक है। और आपकी देखिए ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या कहा गया, क्या करा, जोनल काउंसिल को बनाया गया। जोनल काउंसिल क्यों बनाया गया कि इस जोन में जैसे जैसे सेंट्रल जोन है तो सेंट्रल जोन में जितने कंट्रीज जितने स्टेट्स आते हैं सब आएंगे और सबकी मतलब कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर कुछ मैटर डिस्कस करेंगे और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर मैटर डिस्कस करके कुछ एडवाइस करेगा। ये चीज़ ऐसे करेंगे तो सारे स्टेट्स की फ़ायदा होगा। ऐसे एक काउंसिल बनाया गया और इसको कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में बनाया गया। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया का जो टेरिटरी है, ठीक है, वो तो सीसीड हो, नो राइट टू सीसीड, कोई एरिया सीसीड होके नहीं जा सकती, छोड़ के नहीं जा सकती इंडिया को। लेकिन हमारी कोई एरिया को फॉरेन कंट्री को देना है, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, तो स्टार्टिंग में इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ज़रूरत थी। तो ऐसे हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा था और बांग्लादेश को कुछ एरिया हमारी दिए थे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद देखो 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ को आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। कंट्री का जो नेम है ये मेंशन करता है और टेरिटरी ऑफ द यूनियन ये भी आर्टिकल 1 मेंशन करता है। आर्टिकल 2 क्या मेंशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कैसे कोई नया स्टेट्स है, इंडिया ने जैसे एक्वायर कर लिया नया स्टेट्स, इनका एस्टेब्लिशमेंट और इनका एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 2 बात करता है। और आर्टिकल 3 क्या बात करता है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एक नया स्टेट्स का फॉर्मेशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 3। और इससे आर्टिकल नंबर 3 और क्या बात करता है, देखिए ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है इनका बाउंड्री, एरिया, ये चीज़ को अल्टर और चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ कौन बात करता है, हमारी आर्टिकल नंबर 3 बात करता है। और आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड अमेंडमेंट टू 1st and 4th शेड्यूल। देखिए ये अगर आप आर्टिकल नंबर 2 and 3 यूज़ करके कोई लॉ बना रहे हैं तो 1st and 4th शेड्यूल में क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 4 कह रहा है। और लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 नॉट कंसिडर एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 यूज़ करके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, ऐसे कोई अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं है आपकी इसमें। ये अगर आप अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 यूज़ करके कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो था, इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको अगर इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने को मिला है तो कंसीडर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो थैंक यू, जय। और देखिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कवर करूँगा, सिटीजनशिप कवर करूँगा। और उसके बाद हमारी फंडामेंटल राइट्स, DPSP ये सब आ जाएंगे, वो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।